हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब एंजॉय कर रहे हैं लेक्चर। और इसी तरह से एंजॉय करते करते लेक्चरों को हम आ गए अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। आई थिंक द थर्ड लेक्चर है आज हमारा। और इसमें हमने कल कुछ चीजें पढ़ ली थी जो पीछे दिखाई हुई दे रही है। फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने बेसिक ओवरव्यू ले लिया था कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। और जो फोटोसिंथेसिस पढ़ने के बाद हमारा कंक्लूजन जो निकला था वो ये इक्वेशन निकल के आई थी, ये वाली इक्वेशन है ना, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हो रहा है, पानी का इस्तेमाल हो रहा है, सनलाइट का इस्तेमाल हो रहा है। और सनलाइट से जो एनर्जी मिली थी हमें इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके, उससे हमने क्या बनाया था, एक तो भैया ग्लूकोज बनाया, जिससे हम फर्दर बाद में जाके इसको ATP के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। और साइड में हमें एज अ साइड प्रोडक्ट यहाँ पर आपको वाटर देखने को मिले थे और ऑक्सीजन देखने को मिले थे। ये कल हमने कर लिया था डिस्कस, है ना। अब जब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आ रही है या फिर क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर क्या है, ये सब आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लो फॉर द रीजन क्योंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैंने यहाँ पर आपको डाल दिया। देखो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको थाइलाकोइड्स दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये थाइलाकोइड्स दिखाई दे रहे हैं। तो जब इसका मेम्ब्रेन देखा तो मेम्ब्रेन कुछ यहाँ पर इस तरह का दिखाई दिया, ये आ गया पूरा मेम्ब्रेन, जो कि है लाइट हार्वेस्टिंग क्लोरोफिल कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग क्लोरोफिल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करने वाले हैं। और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है किसका है, क्लोरोफिल का, है ना। और जो ये यहाँ पर आपको ये राउंड राउंड ये जो आपको यहाँ पर इस तरह से मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये किसके मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल है। और इसके अंदर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर आपको अगर क्लोरोफिल ए है, क्योंकि क्लोरोफिल के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, अगर क्लोरोफिल ए है तो आपको यहाँ पर इस जगह पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे CH3 ग्रुप देखने को मिलेगा। वहीं पर आपको ये पूरी की पूरी एक साइड में आपको रिंग देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं पोरीफायरिंग रिंग, है ना। और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ सेंटर के अंदर यहाँ पर आपको 4 नाइट्रोजन से अटैच मिलता है मैग्नीशियम का मॉलिक्यूल, है ना, जो कि कोवेलेंटली अटैच्ड रहता है, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड से यहाँ पर अटैच रहता है, ठीक है। और यहाँ पर साइड में एक पूरी एक कार्बन की बहुत बड़ी चेन देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन चेन या फिर हाइड्रोकार्बन टेप। खैर इसको आपको इतना बस देखो और छोड़ दो, यहाँ पर इतनी बात है, ये आप थोड़ा याद रख सकते हो इस चीज को, और इस चीज को आप याद रख सकते हो, लेकिन इसको तो पूरी तरह से भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस कंपटीशन के अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है कि इसके अंदर पोरीफायरिंग रिंग है, ये चीज याद रहनी चाहिए आपको। अगर क्लोरोफिल ए है तो इस वाली पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको CH3 मिलता है और एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है अगर क्लोरोफिल बी हो तो, है ना। और इसके अंदर एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन देखने को मिलती है, बस इतना याद रखोगे सफिशिएंट है कंपटीशन के लिए। बाकी आप ये जब आप 11th के अंदर जो मेडिकल लेंगे, जो बायो लेंगे, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि 11th में आप इसको बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, है ना। अब जो नेक्स्ट यहाँ पर आता है टॉपिक वो आता है स्टोमेटा। इसमें स्टोमेटा क्या होता है, अब हमने जैसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर पढ़े थे, कल हमने लीफ पढ़ी थी और लीफ से हमने पढ़ा था कि प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अंदर की तरफ लेते हैं लीफ से और उसको इस्तेमाल करके उसको फिक्स करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, और फिक्स करके क्या बनाते हैं, उससे ग्लूकोज बनाते हैं। और एज अ साइड प्रोडक्ट जो निकलता है ऑक्सीजन निकल जाता है। अब वो ऑक्सीजन प्लांट से क्या कर जाता है, स्केप कर जाता है, निकल जाता है, निकल के एनवायरनमेंट के अंदर आ जाता है। और उसके अंदर जो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके आ रहा है या फिर बोलो ऑक्सीजन को बाहर छोड़ रहा है, तो ये जो आदान प्रदान है ये किसके थ्रू हो रहा है, ये स्ट्रक्चर के थ्रू हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोल रहे हैं इसको, स्टोमेटा। अगर यहाँ पर इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है भाई साहब, इस लीफ का एक पर्टिकुलर इतना सेक्शन लिया है और उस सेक्शन के अंदर कुछ तो सेल्स मिल रहे हैं जिनको हम बोलते हैं मेसोफिल सेल्स, है ना। मेसोफिल सेल्स जो लीफ के सेल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल्स बोलते हैं। और यहाँ पर कुछ इस तरह से बीन शेप स्ट्रक्चर यहाँ पर इस तरह से कुछ आपको दिखाई दे रहा है, बीन शेप स्ट्रक्चर यानी कि राजमा जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, और इनके बीच में भी कुछ इस तरह से ये स्पेस है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, कोई भी ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट या फिर आपको बोलो उसके अंदर एंट्री ले रही है ना। तो उसके लिए क्या यूज हो रहा है, स्टोमेटा यूज हो रहा है।
अगर यहाँ पर बात करें, क्योंकि यहाँ पर स्पेस आपको इस तरह से खाली दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, तो ये क्या है, ओपन स्टोमेटा, यानी कि खुला हुआ है, यानी कि यहाँ से पक्का एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो चल रही है ना। और यही पे बात करें, क्योंकि ये कैसा है, क्लोज्ड स्टोमेटा है, तो यहाँ पर कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा, ये भी कैसा है, क्लोज्ड स्टोमेटा है। तो स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा एक बीन शेप स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं, और ये क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लीव्स के थ्रू एनवायरनमेंट और सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। जब अगर क्या होता है, इनकी दो कंडीशन होती है, जब अगर मान लो इनके अंदर वाटर फील्ड होता है, जैसे मान लो ये यहाँ पर सेल्स है, इनके अंदर क्या होता है, अंदर की तरफ इसमें पर्टिकुलर में इस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर एम्प्टी स्पेस होता है, तो इनके अंदर जब इन्हें ओपन करना होगा तो क्या होता है, ओपन करने के लिए क्या होगा, इनके अंदर वाटर फिल हो जाता है कुछ इस तरह से है, जैसे एक येरा बीन लाइक स्ट्रक्चर और एक येरा बीन लाइक स्ट्रक्चर, तो इन दोनों ये इस तरह से अभी अटैच है। जब इन्हें ओपन होना होगा तो इनके अंदर क्या होता है, वाटर फिल होना स्टार्ट होता है, और वाटर फिल होने की वजह से कुछ इस तरह से एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देते हैं, और एक्सपैंड करने के बाद ये क्या बना देते हैं, एक ओपन स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको बोलते हैं हम स्टोमेटा बोल देते हैं, यानी कि ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, अब यानी कि ये लेकिन जब भी पॉसिबल हो पाएगा जब एनवायरमेंट या फिर प्लांट के ऊपर जो है वो वाटर अवेलेबल है। अगर प्लांट के ऊपर पास वाटर अच्छा खासा अवेलेबल है तो वो क्या करेगा, इसको ओपन कर देगा, और ओपन होने के बाद क्या होगा, इससे जो वाटर वेपर्स है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा होगा, वाटर का भी ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा प्लांट के अंदर, जो वाटर वेपर्स होंगे वो भी इवेपोरेट होते रहेंगे, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है वो भी ट्रांसपोर्ट होते रहेंगे। लेकिन कई बार कंडीशन ऐसी होती है प्लांट के लिए, जब उसके एनवायरनमेंट के अंदर पानी नहीं होता, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है ना, तो गर्मी ज्यादा पड़ने की वजह से सोइल जो है पूरी तरह से सूख गई है, रूट के पास पानी नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में वो क्या करेगा, जैसे ये टोमेटो अभी ओपन कंडीशन के अंदर है, तो वो अपना वाटर लूज कर लेगा, और वाटर लूज करने के बाद ये कुछ इस तरह से यहाँ पर बंद हो जाएगा, और बंद होने की वजह से पूरा का पूरा जो ट्रांसपोर्ट है वो रुक जाएगा, और उससे क्या होगा, किसी भी जो लॉस है, खासकर जो वाटर का लॉस है, वो क्या हो जाएगा, पूरा स्टॉप हो जाएगा। ये कुछ कहानी है किसकी, स्टोमेटा की। ठीक है जी, अगर हम आगे की तरफ थोड़ा चले, तो ये इतने ओके, तो अब थोड़ा अगर हम आगे की तरफ चले, इसके अंदर जो अगर थ्योरी दिखाऊं मैं आपको, ये रहा, ये तो क्लोरोप्लास्ट था, और ये भी क्लोरोप्लास्ट है, ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें वही चीज दिखाई गई है जो मैं अभी आपको बता रहा था। इस डायग्राम के अंदर अगर देखो, ये क्या है, एक लीफ का सेक्शन है, एक लीफ का कटआउट सेक्शन है ना, इसको ये आप फेंक देते हैं, तो ये एक लीफ का सेक्शन है, यानी कि पूरा ये अपर लेयर है लीफ की, ये लोअर लीफ है, और यहाँ पर ये इसके कुछ यहाँ पर इस तरह से सेल्स अरेंज है, ये कौन से सेल होंगे, पक्का मेसोफिल सेल्स होंगे, है ना। और यहाँ पर आपको किसके सेल्स देखने को मिल रहे हैं, स्टोमेटा के गार्ड सेल, जो ये बीन शेप स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया था, ये कौन से सेल्स थे, गार्ड सेल्स थे, है ना। तो ये यहाँ पर आपको गार्ड सेल देखने को मिल रही है। जब यहाँ पर ओपन हुआ, जब हाई वाटर प्रेशर था या फिर हाई वाटर वेपर्स थे अंदर, तो क्योंकि वहां पर क्या है, हाई कंसंट्रेशन हो गई है वेपर्स की या फिर गैस की, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन हो गई है, और यहाँ पर लो कंसंट्रेशन हो गई है। और 9th के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो मूवमेंट होती है डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस के अंदर, वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है। तो यहाँ पर हाई वाटर वेपर्स हो गए, यहाँ पर लो वाटर वेपर्स हो गए, तो वो जो यहाँ पर वाटर वेपर्स का मूवमेंट है वो कुछ इस तरह से बाहर हो जाएगा। सेम कंडीशन जब एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होगी और जो लीफ के अंदर है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम होगी, तो उसके अंदर क्या है, यहाँ पर देखो लो कंसंट्रेशन है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, और एनवायरनमेंट के अंदर क्या है, CO2 की क्या है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है। तो इससे क्या होगा, जो इस बार मूवमेंट है वो क्या हो रहा है, अंदर की तरफ हो रहा है। तो यानी कि इससे हम क्या समझते हैं, ये जो ग्रेडियंट है किसी भी चीज के ट्रांसपोर्ट के लिए, लीफ के अंदर हमें कुछ भी अगर ट्रांसपोर्ट करना है, जो ये ग्रेडियंट मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो बाहर अगर फ्यूचर में हमारे जो ऑक्सीजेनिक एनवायरनमेंट हो जाए, इतनी ज्यादा ऑक्सीजन हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल एग्जिस्ट ही ना करे, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, ग्रेडियंट डिस्टर्ब हो जाएगा। बाहरी ऑक्सीजन है तो जो अपना प्लांट्स है वो क्या ले पाए, क्या वो अपने जो कार्बन डाइऑक्साइड ले पाएगी, नहीं ले पाएगी, क्योंकि इस बार प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई है, बाहर बहुत ज्यादा कम हो गई है, तो उल्टा अपोजिट हो जाएगा मूवमेंट, जिसकी वजह से जो लाइफ है शायद वो कभी रहे ही ना, क्योंकि इतना ज्यादा ऑक्सीजनिक एनवायरनमेंट भी हार्मफुल हो जाएगा, क्योंकि उस केस में प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्लांट को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, CO2 चाहिए।
उसी को फिक्स करके वो क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं या फिर बोलो एनर्जी कंपाउंड बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एटीपी, है ना। तो यहाँ पर ग्रेडियंट जो है वो मेंटेन बहुत ज्यादा होना जरूरी है। और ये जो डायग्राम है मुझे लगता है आपको बना लेना चाहिए, क्योंकि ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हेडिंग डालना स्टोमेटा, और स्टोमेटा हेडिंग डालने के बाद ये वाला पर्टिकुलर डायग्राम आप बना लें। ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये पर्टिकुलर सेक्शन आप दिखा देना, ये पर्टिकुलर सेक्शन आप दिखा देना, और जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, वो चीज आप इस डायग्राम के अंदर दिखा देना। ठीक है जी, मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। ये कुछ यहाँ पर स्टोमेटा के बारे में आपको थ्योरी दी गई है कि स्टोमेटा है क्या एक्चुअल में। तो स्टोमेटा इज एक्चुअली ए टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन लीव, एक होल, सिंपल पोर्स क्या है, एक होल है जो लीव्स के ऊपर प्रेजेंट है, थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, उससे हमारी एक्सचेंज चलती है गैसेस की। ईच स्टोमा हैज अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स, जो कि हमने बात करी थी, ये स्ट्रक्चर अभी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करूंगा मैं, and controls the opening and closing of the stomatal pore. When the water enters the guard cell, it swell up and the pore opens, and the guard cell lose the water, it shrink and the pore close. जो कि मैंने आपको बताया था अपने हाथों से कि जब वाटर इसके अंदर फील्ड करता है गार्ड सेल के अंदर, तो स्वेल अप होने की वजह से जो होता है पोर जो होता है वो ओपन हो जाता है। और जब क्या होता है, जो वाटर लॉस हो जाता है, यानी कि पानी की कमी होती है प्लांट के अंदर, तो वो क्या कर देता है, जो गार्ड सेल्स है वो क्या कर देते हैं, वाटर को लूज आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं। मुझे बताओ बात समझ में आती है। यहाँ पर जो है स्टोमेटा का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसके अंदर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये जो सेल आपको ग्रीन वाले यहाँ पर सेल दिख रहे हैं, ये है आपके गार्ड सेल। ये कौन से सेल है, गार्ड सेल, जो ये कंट्रोल कर रहे हैं इसकी ओपनिंग या फिर क्लोजिंग, है ना। इसके आसपास जो ये सेल दिख रहे हैं, क्योंकि ये आउटर सेल है, तो ये इनका नाम क्या है, एपिडर्मल सेल। ठीक है, यहाँ पर जो सेल्स है, हर एक सेल के पास अपना न्यूक्लियस भी होता है। तो ये रहा इसका, ये यहाँ पर आपको जो छोटा सा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका न्यूक्लियस है। जो बीच में ये स्पेस आपको दिख रहा है, या तो इसको हम स्टोमेटल पोर बोलते हैं, या फिर इसको हम आप स्टोमा भी कई जगह पे बोल देते हैं। या तो आप इसको स्टोमा बोलते हो, या फिर आप इसको जो लिखा हुआ है ना स्टोमेटल पोर, या फिर ये भी बोलते हैं। मोर कॉमनली जो टर्म यूज होती है वो स्टोमेटल पोर होती है। ठीक है जी, इसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्लांट का है सेल, लीव का सेल है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, तो इसके अंदर आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी, वो क्लोरोप्लास्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, ऑर्गेनेलिज जो होंगी वो भी आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर यही इसी चीज का क्रॉस सेक्शन देखने को मिला, यानी कि अगर मैं इसको हिसाब ऐसे पकड़ के ऐसे काट दूं, और ऐसे काटने के बाद इसे पकड़ के ऐसे रख दूं, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर ये एपिडर्मल सेल है, ये गार्ड सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये पर्टिकुलर क्या है, न्यूक्लियस है, और ये क्या है यहाँ पर इसके क्या बोले, क्लोरोप्लास्ट है ना। ये यहाँ पर ये वाटर एंटर कैसे हो रहा है, एग्जिट कैसे हो रहा है, जब इसको ओपन हो रहा है तो देखो इसके अंदर वाटर एंटर कर रहा है, और जब इसको क्लोज हो रहा है तो वाटर यहाँ से क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। इसको भी आप नोट कर लीजिए, पर्टिकुलरली ये वाला सेक्शन, ये वाला डायग्राम भी आप बना लेना, क्योंकि ये वाला डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप डायग्राम ये वाला जो डायग्राम है ये छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, बट ये वाला डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है जी, चले नेक्स्ट। ये जो अभी हमने डिस्कस किया ये एक्टिविटीज है कुछ। अब चलते हैं नेक्स्ट। प्लांट के अंदर हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, अब थोड़ा सा एनिमल के अंदर हमें डिस्कस करना है। ये मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू इसका ऑलरेडी दे दिया था, उसी चीज को हमें थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ना है। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के अंदर कैसे न्यूट्रिशन जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है। प्लांट के अंदर हमने पढ़ लिया कैसे हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू हो रहा है। अब हमें पढ़ना है एनिमल्स के अंदर। बट सर यहाँ पे एमीबा तो आपने एनिमल्स के अंदर लिख दिया, बट मैंने पहले क्लास के अंदर आपको बताया था, दूसरी क्लास के अंदर क्या बताया था कि एमीबा जो होता है प्रोटिस्टा होते हैं, सिंगल सेल यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, बट ये एनिमल के अंदर, फॉर द रीजन क्योंकि इसकी जो एक्टिविटी होती है, कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है वो एनिमल से मैच करती है। जैसे कि होलोजोइक होते हैं, इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक होता है, जो कि एनिमल से मैच करता है। तो कुछ प्रॉपर्टी भले ही ये एनिमल की शो करते हैं, लेकिन जब हम इसे उसके अंदर डालते हैं, किंगडम्स के अंदर सेपरेट करते हैं, इसको कैटेगराइज करते हैं, तो तब उसको हम उसके अंदर यूज करते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर डालते हैं। हालांकि क्योंकि रिलेशन शो कर रहे हैं एनिमल से, क्योंकि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं एनिमल्स के साथ रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, तो इसी वजह से क्या है ये एनिमल्स के अंदर यहाँ पर लिख दिया मैंने। ठीक है,
तो इसके अंदर क्या है भैया, यहाँ पर ये एमीबा का सेल था इरेगुलर, जो मैंने आपको बताया था, और यहाँ पर क्या था, जो ये फूड पार्टिकल्स था ये इस यू शेप स्ट्रक्चर के अंदर फिक्स होना स्टार्ट हो जाता है, और जो ये यू शेप स्ट्रक्चर ये बनता है, ये पूरा जो यू शेप पार्टिकुलर स्ट्रक्चर जो बनता है, इसको हमने क्या बोला था, सूडोपोडिया। इसका दूसरा नाम बताओ, इसका दूसरा नाम होता है फॉल्स फीड, है ना। ये सूडोपोडिया ने इसने यहाँ पर इसको क्या कर लिया, इंजेस्ट कर लिया, है ना। इंजेस्ट करने के बाद फूड पार्टिकल जो है अब अंदर आ गया। अंदर आने के बाद क्या होगा, जब ये फूड पार्टिकल एंट्री कर जाता है, जो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, इस तरह से वैक्यूल प्रेजेंट होती है। ये वैक्यूल के साथ क्या कर जाता है, फ्यूज कर जाता है। यानी कि अगर मैं ऐसे बताऊं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँ, इसको साइड करके यहाँ पर इसको कर देते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, जैसे ये इरेगुलर शेप था, ये हमारा यहाँ पर फूड मटेरियल आ गया, और यहाँ पर ये आगे वैक्यूल, फूड वैक्यूल, है ना। ये आगे वैक्यूल, ये आगे यहाँ पर फूड, है ना। इनके बीच का क्या होगा, फ्यूजन होगा, और फ्यूजन करके जो वैक्यूल है उसके अंदर ये क्या आ जाएगा, फूड पार्टिकल इस तरह से आ जाएगा, एंटर कर जाएगा। एंटर करने के बाद क्या होगा, एंटर करने के बाद यहाँ पर जो फूड है अंदर चल जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, डाइजेस्ट किया जाएगा। यानी कि वैक्यूल के अंदर क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि किसी भी फूड मटेरियल को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जो वो उसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद उसे तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद जो फूड मटेरियल होगा, जो सिंपल प्रोडक्ट मिलेंगे, उसको क्या कर लिया जाएगा, यूज कर लिया जाएगा। और यूज करने के बाद किया जाएगा, जो उसके अंदर क्या होंगे, एसिमिलेट कर जाएगा, यानी कि सेल उसको क्या कर लेगा, यूज कर लेगा। और उसके बाद क्या होगा, कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस होगा। जो वेस्ट है उसको सेम प्रोसेस के थ्रू, जैसे यहाँ पर ये वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, ये क्या है, वेस्ट, उसको सेम प्रोसेस के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, रिमूव आउट कर दिया जाएगा। सेम यहाँ पर भी इसी तरह से दिखाया है। ये क्या था, अपने अमीबा का एक स्ट्रक्चर था, फूड पार्टिकल आया, सूडोपोडिया के अंदर इसको क्या किया गया, इंजेस्ट किया गया, और उसको बाद में यूटिलाइज कर दिया गया। इस तरह से होता है किसके अंदर, अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन लिया जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर के अंदर रहता है। इट टेक्स फूड बाय फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया, फॉर्म्स अ फूड वैक्यूल इनसाइड द फूड वैक्यूल। जो वैक्यूल हमने यहाँ पर फॉर्म हुई, उसके अंदर फूड क्या हुआ, डाइजेस्ट हुआ और एब्जॉर्ब हुआ। और जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा, यानी कि जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ उससे, उसको क्या कर दिया जाता है, सेम प्रोसेस से सरफेस पे लाकर रिमूव आउट कर दिया जाता है। ठीक है जी। ये इसका छोटा सा प्रोसेस था। इस डायग्राम को भी यहाँ पर इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, और ये जो थ्योरी है इसको भी यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें। ओके, नेक्स्ट आता है भैया हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। हमारे अंदर की बात हो रही है भाई साहब, हमारे अंदर कैसे फूड लिया जाता है और उसको डाइजेस्ट किया जाता है। ये है जी हमारा इम्पोर्टेंट, इससे आप मुझे लगता है ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, है ना। तो चलो, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। न्यूट्रिशन इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा हम फूड डाइजेस्ट करते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट होते हैं, है ना। और डिफरेंट पार्ट को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और कैसे इससे डाइजेस्ट करते हैं, वही चीज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। पहले तो हमें क्या होना चाहिए, जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा का पूरा पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो आता है हमारा माउथ। हमारे माउथ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारी जो टंग है ना, उसका काम जो होता है वहां पर फूड को टेस्ट करने का, है ना। हम जो फूड है वो उससे ज्यादा टेस्ट कर पाते हैं, किससे, टंग की वजह से। प्लस उसका एक और काम होता है फूड की मिक्सिंग करना। टीथ का भी सेम काम है। टीथ क्या करता है, उस जो फूड है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक कर देता है। और जो टंग है और टीथ है और जो हमारा ऊपर का ये सरफेस दिख रहा है ना, ये सारे मिलकर क्या करते हैं, उस फूड को क्या करते हैं, एक राउंड शेप के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे बोलस बोलते हैं। एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मूव कर लेते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है, हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है। नेक्स्ट पार्ट जो आता है, जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं, वो उसका नाम क्या है, ईसोफेगस। ये आ जाता है यहाँ पर ईसोफेगस, या फिर इसको यहाँ पर फूड पाइप भी बोलते हैं। जो खाना हमने खाया उसको किसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, फूड पाइप के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि ईसोफेगस के अंदर ट्रेवल कर दिया जाएगा।
और वो आके यहाँ पर इस तरह से आके यहाँ पर इस जगह पे आ जाएगा, नेक्स्ट पार्ट के अंदर आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं स्टमक, पेट के अंदर आ जाएगा, है ना। अब वो पेट के अंदर आने के बाद यहाँ पर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट करते हैं। और जो सबसे खतरनाक चीज यहाँ पर, अभी जब डिटेल में ऑलरेडी इसको और ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर में पूरा नहीं हो पाएगा, बट ओवरव्यू दिया जा सकता है। तो जो स्टमक है उसके अंदर HCl प्रेजेंट रहता है, यानी कि एसिड प्रेजेंट रहता है, और वो एसिड क्या करता है, उस फूड को और ज्यादा अच्छे से ब्रेक कर पाता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि अगर कोई इंसान कोई मेटल का पीस भी, छोटे मोटे मेटल का, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, फिर बोलो पीतल वगैरह हो गया, छोटा मोटा पीस अगर उसने निगल भी लिया, ये इतना स्ट्रॉन्ग, इतना कैपेबल है कि वो उसको गला देता है। हालांकि कोई खा मत लेना कि पता लगा कि कल को किसी ने भाई साहब अपना 5 रुपए का सिक्का ही निकल लिया, वो नहीं करना आपको। ये सिर्फ बताने की बात है, क्योंकि प्रोसेस इतना फास्ट हो जाएगा कि वो इंटेस्टाइन के अंदर चले जाएगा। लेकिन अगर कुछ पर्टिकुलर टाइम तक उस सेम पीएच के एसिड के अंदर, HCl के अंदर उस सिक्के को रखा जाए, वो गला देगा उसको, लेकिन इतना टाइम मिल नहीं पाता, इसलिए खाना नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या होगा, HCl रिलीज होगा और कुछ अदर चीजें रिलीज होगी जो कि और फूड को डाइजेस्ट करेगी, और वो उसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर भेज देती है, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स। किसके अंदर भेज देगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेज देगी, जो यहाँ पर 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये इस तरह से पूरा का पूरा डिवाइडेड पार्ट होता है, और यहाँ पर जो मेन काम होता है वो होता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का। हम यहाँ पर फूड को तोड़ते भी हैं और उसको एब्जॉर्ब भी करते हैं। फूड तोड़ेंगे, उससे सिंपल फूड मिलेंगे, उसको बॉडी को एब्जॉर्ब भी करना है। तो एब्जॉर्प्शन, जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, वो कौन से पार्ट के अंदर हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। जो मैक्सिमम डाइजेशन होगा वो भी कौन से पार्ट के अंदर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। मुझे बात समझ में आती है ना। और इसके बाद जो है, बाद में जो लास्ट पार्ट आता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो आता है अपनी ये लार्ज इंटेस्टाइन। ये कौन सा आता है, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, ये जो जितना भी फूड बचा या फिर जो इससे वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, उसको क्या कर दिया जाएगा, अपने लास्ट पार्ट के अंदर भेज दिया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो क्या होगा, इस तरह से ट्रांसपोर्ट करेगा। ट्रांसपोर्ट करने के बाद अपने लास्ट पार्ट में यहाँ आके जो वेस्ट होगा, वो पूरा का पूरा एक पार्ट में आके स्टोर हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रेक्टम। जिसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। तो ये कुछ पार्ट्स है, जैसे हमें माउथ पढ़ना है इसके अंदर, फिर इसके बाद हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर, आपको ग्लैंड्स पढ़ने हैं, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड्स होंगे। टंग के बारे में थोड़ा आइडिया पढ़ना है, ये एपिग्लोटिस क्या होता है ये पढ़ना है। इसोफेगस, स्टमक के अंदर कैसे कैसे डाइजेशन होता है। फिर उसके बाद जो है ये पैनक्रियास जो प्रेजेंट है, ये कैसे किसके जो डाइजेशन है उसके अंदर इन्वॉल्व होगा। जो ये यहाँ पर लीवर प्रेजेंट है, ये लीवर कैसे इन्वॉल्व होगा डाइजेशन के अंदर। ये जो गोल ब्लेडर है, इसका क्या काम है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या डाइजेस्टिव प्रोसेस चल रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या डाइजेस्टिव प्रोसेस चल रहा है, वो सारा हमें अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिटेल में डिस्कस करना है। बाकी अभी के लिए ये कुछ थ्योरी है जो आपको पता होनी चाहिए। The main organs of the digestive system are mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, और जहाँ से फूड रिमूव होता है, यानी कि जहाँ से वेस्ट रिमूव होता है, एनस। The main glands are salivary glands. Glands कुछ भी होता है, glands में आपको बता दूं, एक बेसिक आइडिया दे दूं कि glands क्या होते हैं। Glands कोई भी ऐसा टिश्यू, कोई भी ऐसा सेल या ऑर्गन अगर कुछ भी सिक्रिएट करे हमारी बॉडी के अंदर, अगर वो कुछ भी सिक्रिएट कर रहा है, तो उसे हम ग्लैंड बोल देते हैं। तो ये पक्का कुछ ना कुछ यहाँ पर सिक्रिएट कर रहे होंगे, जो डाइजेशन के अंदर इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड आ जाएंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड आ जाएंगे, लीवर आ जाएगा, पैनक्रियाज आ जाएगा, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आ जाएंगे, जो कि हम बाद में अच्छा पूरी तरह से डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। ये कुछ ये इसका एक बड़ा डायग्राम है जो कि आपको ड्रॉ करना है। पहले आप मेरे ख्याल से इससे पहले वाली स्लाइड नोट करना, ये वाली, है ना, इसको पहले आप नोट करें, एंड देन फिर मूव करते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इसके बाद आपने अगर ये पॉज करके नोट कर लिया है, तो उसके बाद आपको ये पर्टिकुलर डायग्राम बनाना है। इसको आप छोड़ सकते हैं, अरे ये क्या हो गया, ये वाला आप छोड़ सकते हैं, ये वाला डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, और इसको हम कल करेंगे फिर डिटेल में डिस्कस, और ज्यादा अच्छे तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको क्लियरफाई करेंगे और हर कॉन्सेप्ट को आपको इजी करके दिखाएंगे। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।